बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कामयाबी का सफ़र और मैं हूं आपका मेज़बान शकील अख्तर। नाज़रीन, जब हम किसी से गुफ्तगू करते हैं तो दो मकासद पेश नज़र होते हैं। एक तो हम ये जान सकें इस शख्सियत का ताल्लुक़ कहाँ से है, कहाँ से इसने अपने सफ़र का आगाज़ किया और ज़िंदगी में इसने क्या कुछ हासिल किया। इन्हीं मौज़ूआत को लेकर आज हम चलते हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहिबजादा साहब की तरफ। NARC के एक शोबा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अब तक का जो सफ़र आपने तय किया वो कहाँ से शुरू हुआ, किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है और अभी तक क्या कुछ आप हासिल कर चुके हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ये इंटरव्यू का एहतमाम किया। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहिबजादा है। मैं एक खारियाँ के करीब एक भद्दर गांव है, वहाँ का एक ज़मींदार घराने का एक फ़र्द हूँ। एक ज़मींदार घराने से मेरी मुराद एक ज़ैलदार फैमिली, एक दादा परदादा मेरे ज़ैलदार थे और उसके बाद मेरे वालिद मोहतरम काफ़ी एक ज़मींदारा माहौल में पढ़े लिखे और मज़हबी रुझान के मालिक थे। उन्होंने हमें ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करने के लिए इक़दामात किए और अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 भाइयों में कोई भी ऐसा नहीं जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट ना हो, बल्कि पूरी फैमिली को अब जब देखते हैं तो 2 भाई PhD हैं और 2 भाई पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर्स की डिग्रीज़ ख़ास तौर पे बड़े नाम हैं उनके, एक फ़िज़िक्स में और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। इसके अलावा दूसरी बहनें वो भी पढ़ी लिखी, अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोफेसर हैं। तो ये पढ़ाई लिखाई शुरू ही से हमें ये समझें विरसे में मिली है। शुरू मैंने अपने गांव से प्राइमरी तालीम हासिल की और उसके बाद पब्लिक हाई स्कूल नंबर 1 गुजरात, उससे मैंने मैट्रिक किया। उस दौर में मैट्रिक के फ़ौरन बाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और उस वक्त FSC के बाद नहीं, मैट्रिक के बाद यूनिवर्सिटी में जाया करते थे और जहाँ से मैंने BSc ऑनर्स किया और फिर MSc ऑनर्स किया। उसके बाद मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मुंसलिक हो गया और उसके बाद मैंने जो डॉक्टरेट किया वो अमेरिका से किया। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दें ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। जो मेरी एजुकेशन थी जिसमें BSc ऑनर्स और MSc ऑनर्स, वो सारी बायो साइंटिस्ट के तौर पे यानी बायोलॉजिकल साइंसेस का एक फील्ड है, उसको कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी यानी डिजीज़ ऑफ प्लांट्स पौधों की बीमारियों के मुतालिक। और इसी तरह एक कॉम्बिनेशन आ जाता है प्लांट प्रोटेक्शन। ये उन दिनों में एक नया फील्ड मुतारिफ़ कराया गया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, तो मैंने प्लांट प्रोटेक्शन ही को चुना और चूँकि उसमें प्लांट पैथोलॉजी भी थी और एंटोमोलॉजी होती है इंसेक्ट्स के मुतालिक होती है, तो कॉम्बिनेशन था और मैंने ये प्लांट प्रोटेक्शन या क्रॉप प्रोटेक्शन को ही चुना और ज़्यादातर मेरी तहकीक प्लांट पैथोलॉजी में यानी प्लांट डिजीज़ में रही। डॉक्टर साहब, आपके रिसर्च पेपर की तादाद कितनी, जो तहकीकी मक़ालात आपने लिखे हैं उसकी तादाद कितनी, हम ये जानना चाहेंगे, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। देखें, जहाँ तक रिसर्च पेपर्स की का ताल्लुक़ है तो मेरे ज़्यादातर किताबें, किताबचे, रिसर्च पेपर्स और ऐसे पॉपुलर आर्टिकल्स, इनकी मजमूई तौर पे तादाद कोई 350 है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज तक शाया हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू करके हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे
कौम में ऐसे नामवर सपूत हैं। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा, बल्कि हमारे जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे कि आपके किस रिसर्च पेपर को बैनुल अक़वामी शोहरत नसीब हुई? इराक़ में चूँकि मैं कुछ अरसा पढ़ाता रहा तो वहाँ पे मेरी एक प्लांट डिजीज़ एंड देयर कंट्रोल किताब वो पढ़ाई जाती है। और इसके अलावा चूँकि अरबी में चूँकि मैं जब इराक़ में गया तो मुझे अरबी बिल्कुल नहीं आती थी, मैं इंग्लिश में पढ़ाता था। तो इराक़ी याद रखें ये किसी की कॉलोनी नहीं रहे और वहाँ पे वो लोग इंग्लिश में बहुत कमज़ोर। तो मैंने सोचा कि बेहतर है कि मैं क्यों ना अरबी सीखूं। तो मेरे एप्टीट्यूड भी था तो मैंने अरबी सीखना शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं 5 साल के बाद वहाँ से आया तो मैं 3 सब्जेक्ट्स अरबी में पढ़ा रहा था अरबों को। और अभी भी मेरी कुछ किताबें छोटी सी हैं जो असासियात वक़ायतुल मज़रूआत है, अमरादुल बस्तना है, अमरादुल महासील हक़लिया, वो पढ़ाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा मुझे जो शोहरत मिली है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हवाले से हुई है। जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तान में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम में जो भी यहाँ टेक्नोलॉजीज़ जनरेट हुई हैं उनको आम फार्मर्स तक पहुँचाने में, उन तक मुंतकिल करने में जो मेरा किरदार रहा है, उसी से मुझे शोहरत मिली है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि आप पाकिस्तान के साइंसदानों का बैरूनी ममालिक के जो साइंसदान हैं उनसे किस तरह मुकाबला करते हैं, यानी कंपैरिजन किस तरह करते हैं और किस मकाम पर पाकिस्तानी साइंसदानों को पाते हैं? देखिए, पाकिस्तानी साइंसदान मैं समझता हूँ दे आर सेकंड टू नन इन द वर्ल्ड। उनका दुनिया में कोई सानी नहीं, बशर्ते कि उनको माहौल अच्छा दिया जाए। वर्किंग एनवायरनमेंट जब मिलेगा तो वो बहुत कुछ कर देगा। ये पाकिस्तानी साइंसदानों के बारे में ही नहीं, मैं पाकिस्तानी पूरी कौम के हर फर्द, खा वो फार्मर है, खा वो मज़दूर है, खा वो लिखारी है, खा वो टीचर है, किसी भी जगह पे आप देख लें पाकिस्तानी उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, बशर्ते कि उनको माहौल अच्छा दिया जाए, उनकी कदर की जाए। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दें ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। मुझे 2005 का बेहतरीन ज़रई साइंसदान का अवार्ड मिला और इसके अलावा मुझे पारसा, एक होता है पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल साइंटिस्ट एसोसिएशन, ये पारसा का मैं प्रेसिडेंट रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका मुझे गोल्ड मेडल मिला। इसी तरह मेरे अदारे को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंस्टीट्यूट है उसका बतौर हेड और एक बेहतरीन एनवायरनमेंट और उसकी प्रोडक्शन पे मुझे एक मिलेनियम अवार्ड मिला और इसी तरह एक तमग़ा खिदमत मिला। और इसके अलावा बहुत सारे प्लेक्स और सर्टिफिकेट्स और दूसरी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे मिले। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि हुकूमती इक़दाम जो हैं ख़ास तौर पर ज़रई साइंस प्रमोशन के लिए वो क्या हैं, हुकूमत क्या कर रही है और आप किस हद तक इससे मुतमईन हैं? देखें, हुकूमत इस वक्त कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, साइंसदानों को आगे लाया जाए और उनको कहा जाए कि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाएं और उन पे अमल दरामद करें और मुल्क में तरक्की करें। इसमें अब ये साइंसदानों का काम है कि वो आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बना के मुख्तलिफ़ चीज़ों पे तहक़ीक़ करके और उसके समरात पूरी कौम को दें। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि सुना है कि आप 3 बार ज़रई साइंसदानों के एसोसिएशन के सदर रहे हैं। पहली बात है कि इस इदारे का नाम बताइए जिसके आप 3 बार सदर रहे और ग़ालिबन PARC में आप पहली शख्स थी जिनको ये एज़ाज़ हासिल हो रहा है। थोड़ी सी इस पर रोशनी डाल दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये एज़ाज़ जो मिला, एक तो कहा हैट्रिक का, हैट्रिक 3 लगातार 3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह
पूरे पाकिस्तान के ज़रई साइंसदानों का, जो कि पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती कौंसल के ज़िम्मे में आते हैं, खा वो गिलगित में हैं, वो कराची में हैं, कोयटा में हैं, या स्कर्दू में हैं, या वो पंजाब के किसी एग्रो इकोलॉजिकल जोन में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन ज़रई साइंसदानों का 3 दफ़ा लगातार सदर होने का एज़ाज़ मिला। मैं उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी मशकूर हूँ, मैं इन साइंसदानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे एज़ाज़ बख्शा। उसकी ख़ास वजह जो आपने फरमाई क्या थी, उसकी एक वजह सबसे बड़ी, और 3 दफ़ा जब मैं प्रेसिडेंट रहा उस वक्त मेरी वालदा मोहतरमा बाहयात थी, और उन्हीं की दुआओं से मुझे ये सारा एज़ाज़ मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा छोटे लोग, ख़ास तौर पे हमारे अमले के, खा वो नीचे से बेलदार या चपरासी से लेके बड़े तक, लेकिन ख़ुसूसन छोटे लोगों की दुआओं का भी नतीजा था, क्योंकि मैंने एक चीज़ अपने पल्ले बांधी और आज तक उस पे अमल दरामद कर रहा हूँ। बी नाइस टू द लिटिल मैन ऑन योर वे अप, यू माइट मीट हिम ऑन योर वे डाउन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक मेरा एक ये समझें रिकॉर्ड रहा है, ख़ास छोटे से छोटा बंदा भी अगर मुझे मिलने आया है तो मैं अपनी कुर्सी पे बैठ के कभी आज तक सलाम नहीं लिया। जब भी ख़ास छोटा से छोटा हो तब भी खड़ा होके उसको सलाम करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ और इज़्ज़त करवाता हूँ। ये उसकी बड़ी वजह है। मैं समझता हूँ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अगर रिस्पेक्ट आप किसी को देंगे तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा। मैं साइंसदानों का चूँकि उनको रिस्पेक्ट देता रहा हूँ, देता हूँ, तो इसलिए चूँकि हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन में शायद था ही 3 दफ़ा सदर बनने का एक हद थी। अगर हो सकता है अगर और भी होती तो लोग फिर भी बना लेते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत से खूबसूरत गोशे आपने हमारे लोगों के सामने पेश किए। लेकिन ये बताइएगा कि जो आपका काम है, जिस पर आपने रिसर्च की है, उनके अहम मौज़ूआत क्या हैं, और ख़ास तौर पर जो आपका अपना काम है वो किस मौजू पर है? जहाँ तक तहकीक का ताल्लुक़ है, मैंने अर्ज़ किया कि मैंने एक ट्रिबुलस टेरेस्ट्रस एक पौधा होता है या इस ज़ाइगोफ्लेसी फैमिली है, उसके पौधों में ख़ास तौर पे जड़ों में एक छोटी छोटी सी मरोड़ियाँ सी होती हैं और उनको हम कहते हैं नोड्यूल्स। नोड्यूल्स में आम तौर पर ये फलीदार अजनास ये देखने में आती हैं, लेकिन ज़ाइगोफ्लेसी में जब लोगों ने ये देखा, साइंसदानों ने, तो उस पर ख़ासी डिस्क्रिपेंसी थी, ख़ासा एक तज़ाद पाया जाता था। कोई साइंसदान का कहता कि इसमें फ़लाँ चीज़ है, कोई कहता कि इसमें फ़लाँ चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब तहक़ीक़ की तो मैंने उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक बैक्टीरिया, उसको कहते हैं, वो पाया अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे ये है कि नाइट्रोजन हवा से ये ज़मीन में फ़िक्स करने की सलाहियत है, और इस तहकीक से ख़ासा फ़ायदा हुआ। लेकिन आगे चल के मैंने जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ दूसरी जितनी भी हो, खा वो क्रॉप से मुतल्लिक थी, खा फसलात से मुतल्लिक थी, जंगलात से मुतल्लिक थी, या कुदरती वसाइल जो होते हैं जिसमें सॉइल है, लैंड है, वाटर है, इसी तरह लाइव स्टॉक के हवाले से जितनी तहकीक हुई उस सब को यकजा किया। और मैंने एक ATI बैंक यहाँ पे मुतारिफ़ कराया और कायम किया। ATI बैंक से मुराद है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन बैंक, ज़राई तकनीकी मालूमाती बैंक में मैंने सारे जितने भी तहकीकात हैं उनका निचोड़ उर्दू में छोटे छोटे किताबचों की सूरत में, और एक मुजल्ला है उसको कहते हैं फ़न्ने ज़राअत। फ़न्ने ज़राअत भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका मैं फाउंडर चीफ़ एडिटर हूँ। और फ़न्ने ज़राअत में मुख्तलिफ़
तहकीकात को लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचाने में वो भी किरदार अदा कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफ़ी फार्मर्स मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और एक आपको तो मालूम है, ख़ास तौर पे एक किसान हेल्पलाइन जो रोज़ाना एक PTV वर्ल्ड पे प्रोग्राम नशर होता है, टेलीकास्ट होता है, और इसी तरह रेडियो पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उन के ज़रिए से इन किताबचों की रसाई भी लोगों तक हुई। और आपको मुझे ये बताते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि सिर्फ 2 साल में 1,07,000 किताबचे और ये मुजल्लात जो हैं वो लोगों की डिमांड पे उन तक पहुंचाए गए। डॉक्टर साहब, जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात हैं, मसलन लोगों को बड़ी परेशानी होती है, घर की सफाई है, लाल बेग ककड़ी और दीमक वगैरह, इसके इलाज के सिलसिले में बड़े परेशान रहते हैं। सुना है आपने लाल बेग और मच्छर को भगाने के लिए कोई तरीक़ा ईजाद किया, कोई दवा ईजाद की, ऐसी कोई बात है? लाल बेग का बड़ा ये जो कॉकरोचेज़ हैं, कॉकरोचेस खासा एक नुएसेंस बनी हुई है, और उसके लिए मैंने एक फार्मूला दिया और इतना वो लोगों में मकबूल हुआ, पसंद किया गया कि बल्कि बहुत सारी जगहों से तो ऐसी कॉल्स आई कि डॉक्टर साहब आप ये क्या जादू की क्या फार्मूला आपने दे दिया कि कोई भी हमारे विसिनिटी में, कोई किचन में, वो यहाँ तक कि गटर्स वगैरह में सब में कॉकरोच ख़त्म हो गए, और बगैर कोई केमिकल स्प्रे किए हुए। चूँकि मैं ऐसा फार्मूला देना चाह रहा था और दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे हमने देखा कि केमिकल इतना हम बेतहाशा स्प्रे कर देते हैं या पाउडर डस्टिंग करते हैं, जिससे हमारे एक तो माहौल आलूदा होता है, दूसरा उससे अगर खुदा न खास्ता कोई चीज़, अगर कॉकरोच उसके ऊपर से चल के किसी खाने वाली चीज़ के ऊपर से गुजर गया तो केमिकल वो उसमें भी दाखिल हो गया। तो मैंने एक बहुत ज़बरदस्त, आप भी आजमा लें, वो ये है कि एक हम वज़न चीज़ें लेनी है। 250 ग्राम का मिल जाता है बोरिक एसिड। बोरिक पाउडर मिल जाता है आम दवाइयों वाली दुकानों में। आपने देखा होगा कैरम बोर्ड खेलते हुए भी बोरिक एसिड वो इस्तेमाल करते हैं। इतना चीज़ है कि जिसको आराम से आप हैंडल कर सकते हैं और आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। 250 ग्राम का ले लें बोरिक एसिड और 250 ग्राम मैदा, और 250 ग्राम ही यानी एक पाव मैदा, 1 पाव ये बोरिक एसिड, 1 पाव चीनी, तीनों चीज़ें, और 2 अंडे लेके मिक्स कर देने हैं, पानी मिला देना है। और उसके बाद थोड़ा सा, चूँकि मैंने प्रैक्टिकली किया है, वो चिमट जाता है, इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ज़रूर डाल दें, ताकि ये इनको जब बनाएंगे एक आटा सा, और ये समझ लें एक ऐसी रेसिपी है जैसे केक बनाने वाली, तो ये बना के छोटे छोटे बिस्किट्स बना दें। बिस्किट बना के या शामी कबाब जिस तरह आप लोग बनाते हैं उस तरह बना के आप रख दें, लेकिन इसको छाँव में खुश्क करना है। जब खुश्क कर लेंगे आप इनको आप मुख्तलिफ़ जगहों पे आप जहाँ समझते हैं किचन है जहाँ पे कॉकरोचेज़, या इवन आप बाथरूम्स जो हैं उनमें अगर सिंक है, सिंक के पीछे साइड पे वहाँ रख दें। और अगर गीला ही हो, अभी खुश्क नहीं है, तो उसको लेके जाके गटर के ढकना उठाएं और उसके साइड्स पे थोड़ा थोड़ा वो लेप कर दें। आप देखेंगे एक भी कॉकरोच नहीं रहेगा। ये एक ज़बरदस्त चीज़ का। इसी तरह मैं मच्छरों के बारे में बताता हूँ कि ऐसी चीज़ें हम अरोमा थेरेपी कहते हैं, ऐसी चीज़ें जिसमें खुशबू के ज़रिए हम उसका कंट्रोल करते हैं। एक न्याज़ बो है, न्याज़ बो का पौधा आपको मिल जाता है। न्याज़ बो आप भले आप एक गमले में लगाएं, बाहर रखें, लेकिन रात को न्याज़ को बो के पौधे को आप रात को अपने बेड के पास बेडरूम में ले आए, रख दें। आप देखेंगे, मैं दावे से कहता हूँ, सारे मच्छर वो सारे छत पे सारे चिमटे रहेंगे, वो नीचे नहीं कोई उतरेगा, आप उससे
महफूज रहेंगे। ये छोटी मोटी बहुत सारे टिप्स हैं जो आम शहरियों के लिए मैं बताता रहता हूँ, ये उनसे वो फ़ायदा उठाते हैं। इसके अलावा फार्मर्स, किसान तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भैंसें, बकरियाँ, गाय, यहाँ तक के कुत्ते, बिल्लियाँ, उनका इलाज भी वो मुझसे पूछते हैं। इसी तरह फसलों का, इसी तरह पौधों का, फ्रूट्स का, फ्रूट उनके गिर जाते हैं वो उनका क्या इलाज है, ये सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये तो तय है कि आप पाकिस्तानी साइंसदान हैं और आपको इस पर फ़ख्र भी है। ये फ़ख्र आपको कैसा महसूस होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी होने पे मुझे बहुत फ़ख्र है। क्योंकि पाकिस्तान एक पाक सरज़मीन है। कदर हमेशा याद रखें, आँख की कदर किसी अंधे से पूछें, और अगर आपने टांगों की कदर पूछनी है तो उससे पूछें जिसकी टांगें नहीं हैं। और हम तो आज़ाद कौम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे आज़ाद मुल्क में, और ऐसा मुल्क जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। मैं एग्रीकल्चर के नाते जब सोचता हूँ कि यहाँ पे इतने ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम मौजूद हैं, ऐसे ऐसे ममालिक में भी मैंने देखा है कि लोगों से मिला हूँ जहाँ पे एक ही तरह का मौसम रहता है, या गर्मी या सर्दी, या बिल्कुल हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह चारों मौसम। फिर ज़मीन देखें, हर किस्म की ज़मीन, पहाड़ देख लें, पहाड़ ऐसे जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ पोश चोटियाँ देखें, उसके बाद हमारे पास मैदान देखें, उसके बाद रेगिस्तान, उसके बाद साहिली इलाके, हर किस्म की ज़मीन, जितनी भी ज़मीनें दुनिया में अक़साम हम वैरायटी देखते हैं वो सारी की सारी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। और यहाँ पे बेशुमार किस्म की फसलें, और जिनमें बागात हैं और फसलात, वेजिटेबल्स, तरह तरह की वेजिटेबल, हर चीज़ हम यहाँ उगा सकते हैं। तो मुझे बहुत फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पे, और मैं बहुत अल्लाह का रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब, एक आपके बारे में एक वाक़या मशहूर है, और ज़ाहिर बात आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकेगा, कि आप रास्ते में जा रहे थे, वहाँ आपको कोई एक मरा हुआ कुत्ता नज़र आया। इसके पस मंज़र में क्या मुहर्रिकात हैं, असल वाक़या क्या है, हम ये जानना चाहेंगे। देखें, ये वाकई बहुत ज़बरदस्त वाक़या है, यादगार वाक़या है कि मैं उस वक्त प्रेसिडेंट था साइंटिस्ट का, तो रास्ते में जा रहा था, तो रास्ते में मैंने देखा बड़ा ताफ़ुन सा मुझे महसूस हुआ, किसी डेड एनिमल के रॉटनिंग की थी, उससे बदबू उठ रही थी। मैंने देखा तो एक कुत्ता पड़ा हुआ था, मरा हुआ था, उससे ताफ़ुन था, फूला हुआ था। मैंने कोशिश की कि लोगों को कहूँ कि यार इसको दफन करें, ये, लेकिन किसी ने भी, जिसको कहूँ वो सारे इधर उधर हो जाएं, आएँ बाएँ। खैर मैं आया, मैंने आके अपना साथी दोस्तों को कहा, मेरे जो सुबॉर्डिनेट थे वो मेरे साथ चल पड़े, और वहाँ से हमने एक गड़ा खोद के इसको बाकायदा उसको दफना दिया। दूसरे दिन किसी एक दोस्त थे, उन्होंने मेरे साथ मजाक किया, उनको पता चला, उन्होंने देखा, उन्होंने मजाक किया कि जी डॉक्टर साहब, हमारी विसिनिटी में हमारे एक जो लेबॉरेटरी है उसके करीब एक कुतिया मरी हुई है, आप उसको दफना दें। मैंने कहा जी मैं अभी आता हूँ। मैं चला गया, दोस्तों को लिया उसको, वो तो ताज़ा ही मरी हुई थी, हमने दफन कर दिया। वो चीज़ किसी ने अखबार में दे दी कि पारसा का प्रेसिडेंट साइंसदानों का डॉक्टर अशरफ साहबजादा कुत्ते दफन कर रहा है। इस पे ये हुआ कि एक दिन मुझे फ़ोन कॉल आई कि मैरियट में एनवायरनमेंट पे एक बहुत बड़ा UNDP वाले एक कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं और आप उसमें आ जाएं।
मैंने कहा मैं किस हवाले से? उन्होंने कहा जी आप बड़े नोबल डीड कर रहे हैं। मैं उस वक्त नोबल डीड्स फाउंडेशन की भी बुनियाद रखी हुई थी। नोबल डीड्स फाउंडेशन में हम लोग एक तो तालीम पे काम कर रहे थे, गरीब मसाकीन बच्चों के वज़ाइफ थे, और माहौल के हवाले से भी हर काम कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे जब पहुँचा तो वहाँ पे वो लोग पहले से ही मुतारिफ थे। किसी ने उनको तारुफ करा रखा था कि डॉक्टर अशरफ साहबजादा आएगा और वो आदमी है जिसने कुत्ते को इस तरह दफनाया, कुत्तों को, तो डेड एनिमल्स को। तो मैं गया तो ख़ास तौर पे अंग्रेज़ लोग और वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। जो ही उन्होंने अनाउंस किया तो सारे खड़े हो गए एहतराम के। तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ है। फिर उसके बाद खैर मुझे उसी पे मैंने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया, UNDP ने उसको स्पॉन्सर किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चूँकि लिखारी था, लिखने के हवाले से मैंने 10 छोटे छोटे किताबचे वो तहरीर कर दिए, और उसमें एक ख़ास कहानियाँ थी बड़ी, और वो सारी लीड करती थी टुवर्ड्स डेड एनिमल डिस्पोजल या एनवायरनमेंट को बेहतर करने के हवाले से। तो ये वो वाक़या है। तो वो प्रोजेक्ट, उसके लोगों को भी फिर मैंने मोटिवेट किया कि आप लोग करें इस तरह, ख़ुद इसको डिस्पोज ऑफ करें, इनको दफनाएं। फिर मैं एक दिन देखा कि घोड़ा मरा हुआ पड़ा हुआ है SCDA के पास में, ये हमारे रावल डैम के करीब एक पुल है, पुल के करीब। तो इतने घोड़े को दफनाना तो बड़ा मुश्किल था। मैंने सोचा क्यों ना हो इनकी जो कोई ना कोई अदारा ज़रूर होगा CDA का जो इसके लिए मुख्तस होगा। मैंने पता कराया तो उन्होंने कहा जी म्यूनसिपैलिटी, इनका भी एक डायरेक्टर हैं, बुखारी साहब थे। मैं असर की नमाज़ पढ़ने के बाद बुखारी साहब का पता चला कि जी मेरे सेक्टर के करीब ही IA2 में, वहाँ पैदल चला गया। शलवार कुर्ता मैंने पहना हुआ था खद्दर का, तो आम सी चप्पल पहनी हुई थी। उनके पास पहुंचा तो उनको माजरा बताया। मैंने कहा जी इस तरह एक घोड़ा है और वो बदबू छोड़ देगा, और इस तरह ये तो बड़ा माहौल को बड़ा नुकसान होगा। वो साहब बोले कि डॉक्टर साहब आपका अदारा तो बड़ा दूर है, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने कहा नहीं ये बात नहीं है बुखारी साहब, मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूँ, एक एक इंच मेरे अपनी है, और अगर माहौल उधर मुताफन है तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा मेरा एक रोल है, आपका एक रोल है। जब मैंने उनका ज़मीर को झंझोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने समझ ले कि यार डॉक्टर छोड़ने वाला नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी 1 घंटे के बाद आप देखें इंशाल्लाह वहाँ से उठा लिया गया होगा। 1 घंटे के बाद वाकई मुझे पता चला कि वहाँ से उठा लिया गया है वो घोड़ा। उसके बाद मुझे हौसला हुआ, फिर मैंने उनको भी साथ मिला लिया। मैंने कहा कि इनको भी मोटिवेट किया जाए, बल्कि इनको कुछ शील्ड्स वगैरह दी जाएं, कुछ सर्टिफिकेट्स दिए जाएं इनके अमले को। फिर मैं आपको बहुत सारी मेरे पास तस्वीर हैं, आप देखेंगे हम मिल के इनको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस तरह मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन आप अगर ख़ुद आप उसमें हाथ डालें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 2-3 सवालात मेरे पास और हैं, हम चाहते हैं कि हम कम से कम वक्त में आपसे ये सारी बातें पूछ लें। ये फरमाइए कि आपकी ज़िंदगी का दिलचस्प वाक़या कौन सा है, पूरी ज़िंदगी का? दिलचस्प वाक़यात तो बहुत ज़्यादा हैं, बचपन के भी वाक़यात। अगर आप मेरा छोटा सा एक अफसाना पढ़ लें, मुर्ग की अज़ान मारा, या उसको बाद में मैंने कुकड़ू खूँ के नाम पे भी किया, वो बड़ा एक दिलचस्प वाक़या है। वो उसमें मैं छोटा सा था, मुझे मुर्गियाँ पालने का बड़ा शौक़ था। उस ज़माने में मेरे वालिद साहब मंडी बहाउद्दीन एक जगह है, अब तो डिस्ट्रिक्ट हो गया, मंडी बहाउद्दीन में वो पोस्ट मास्टर हुआ करते थे। तो मैं उनके पास गया, मैं गांव में रहता था, मैं गया वहाँ से उन्होंने मुझे एक मुर्गी और एक मुर्गा दिया, मेरी दिलचस्पी को, शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए। अब मुर्गी मुर्गा को मैंने उठाया, एक टोकरे में लिया और मैं रेलवे स्टेशन पे चला गया, उसमें बैठ गया। अब मुझे नहीं पता था कि ये मुर्गी मुर्गे की भी टिकट लेनी होती है। मुझे एक बंदे ने, साथ वाले ने पूछा इसकी तुमने टिकट ली है? मैंने कहा टिकट? वो कहते हैं हाँ इसकी भी टिकट लेनी होती है। मैंने कोशिश की, मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा यार वो तो नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, फ़िक्र ना करो, इसको
सीट के नीचे रख दो। वो सीट के नीचे रख दिया उसने, अपना एक कपड़ा लंबा सा वो ना कंधे पे डाला होता है, उसको साफा कहते हैं या पटका सा, वो उसने उसके ऊपर डाल दिया। अब वो टीटी साहब आए, उन्होंने टिकटें चेक करनी शुरू कर दी। मैंने दिल ही दिल में सोचा यार, दुआ करता रहा यार कहीं बोल ना पड़े और ये भेद ना खुल जाए। वो उन्होंने खैर मेरे साथ तावन किया, मुर्गे ने वो बिल्कुल बोले ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग लाला मूसा में उतरना था। लाला मूसा में उतरे, वहाँ से मेरा गांव नज़दीक था। तो वो बंदा कहने लगा फ़िक्र मत करो, तुम मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ साथ था वो बंदे के। जब हम और ऊपर कपड़ा डाला हुआ था वो टोकरे के ऊपर, जब हम चल रहे थे बड़ा वो सीढ़ियों के ऊपर, आगे भी वो टिकटें इकट्ठी करने वाले वहाँ भी टीटी साहब थे। तो जो ही मैंने हाथ उसकी तरफ किया न अपना टिकट दिखाने में, तो मुर्गे ने उधर से अजान दे दी। जब मुर्गे ने अजान दे दी मैं पकड़ा गया। तो पिछला साथी जो था कहता नहीं जी फिक्र नहीं, ये स्टेशन मास्टर साहब के हैं। वो कहता अच्छा चलो। तो ये दिलचस्प वाकया है जो मुझे अब भी कहीं से भी मुर्गे की आवाज़ आती है कानों में तो मुझे वो वाकया याद आ जाता है। डॉक्टर साहब कुछ ज़ाती सा सवाल है, और वो ये कि जब आप परेशान होते हैं, पहली बात ये बताइए कभी परेशान होते हैं, और अगर होते हैं तो आप क्या करते हैं जब परेशानी का आलम होता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं सच्ची बात है, परेशान जब होता हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करता हूँ। और ये मेरा ईमान है कि परेशानियाँ भी अल्लाह देता है, दुख सुख सब कुछ अल्लाह देता है। कहते हैं कुल शी बीद अल्लाह कुल्ला अमल कुली नफ्सी नफ़अम वला ज़र्रन इल्ला माशा अल्लाह। यानी ना कोई अल्लाह ताला के सिवा नफ़ा पहुंचा सकता है ना कोई नुकसान। तो क्यों ना हो उसी की तरफ रुजू किया जाए। जब उसकी तरफ रुजू करते हैं तो सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। चलिए ये भी बता दीजिए कि अपनी खुशी का इजहार आप कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है? खुशी का इजहार वो खुश हो के ही करता हूँ। वैसे यह कि अगर कोई ज़्यादा खुशी हो जाए, एक खुशी का दिन आता है हमारा ख़ास तौर पे 14 अगस्त को। 14 अगस्त मेरा शादी का दिन भी है, और इस साल मेरी 14 अगस्त को सिल्वर जुबली है। हमारी 25 साल हो जाएंगे। तो हर साल ये खुशी के दिन हम क्या करते हैं, एक चाइनीज़ में जाके सारे मिल के खाना खाते हैं। और ये होता है खाना पीना खा लिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया। ये है। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि हुकूमती इक़दाम जो हैं ख़ास तौर पर ज़रई साइंस प्रमोशन के लिए, वो क्या है, हुकूमत क्या कर रही है और आप किस हद तक इससे मुतमईन हैं? साइंस प्रमोशन के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाए उन लोगों को जो इसमें काम कर रहे हैं। अच्छे असातिज़ा को अच्छी तनख़्वाहें दी जाएं। इसी तरह साइंसदानों को ज़्यादा अच्छी मराहत दी जाएं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा जब इंसेंटिव देंगे तो आप देखेंगे साइंस प्रमोट होगी। उनका एक सर्विस स्ट्रक्चर होना चाहिए। उनकी प्रमोशन जिस तरह आर्मी में एक लेफ्टिनेंट होता है तो वो जनरल बन जाता है, इसी तरह साइंसदानों में भी एक साइंसदान जब उसमें इंडक्ट होता है, मास्टर डिग्री उसी कम से कम तो एमएससी उसने की होती है। और ऐसे साइंसदानों को आगे तालीम के मौके देने चाहिए। पीएचडी करके वो आएँ, जब पीएचडी करके आएँ तो उनको पूरी मराहत दी जाए, उनको माहौल अच्छा दिया जाए और साइंस वाकई बहुत तरक्की करेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ लिप सर्विस नहीं होनी चाहिए, मुल्क के सरबराह को और सारे लोगों को मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। साइंस ही की वजह से आप लोग तरक्की कर सकते हैं, हम लोग तरक्की कर सकते हैं। अब एक छोटी सी मिसाल देता हूँ ज़राअत के हवाले से। आम तौर पे अगर आप आम सिंथेटिक बीज ले लें मकई का, तो 1 एकड़ से 15 मन या 20 मन फी एकड़ पैदावार आप हासिल करेंगे। लेकिन अगर आप साइंस के ज़रिए हाइब्रिड सीड दोगली किस्म के बीज को वो लगाएंगे तो 150 मन या 160-170 मन फी एकड़
पैदावार हासिल होगी। तो साइंस के तो बहुत सारे कमालात हैं, साइंस की वजह से बेशुमार। अब लाइव स्टॉक सेक्टर को ही दे दें, एक आम भैंस या गाय उससे 5-10 लीटर गाय दूध ले रहे हैं, लेकिन इसी से 1 मन भी ले सकते हैं अगर उनकी ब्रीड इंप्रूवमेंट की जाए थ्रू एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग, और उनकी जब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी आप नस्लें लाएंगे, साइंस को आप फ़रोग़ देंगे, तो लाजमी आपकी लाइफ में भी इनकलाब आएगा, सोशल स्टेटस भी ऊपर होगा, वेलफेयर की भी बात कर सकेंगे, और अक़वाम आलम में आप सर जो है बुलंद करके आप बात कर सकेंगे। डॉक्टर साहब बताइए कि बच्चे जो हैं वो हमारा रोशन मुस्तकबिल होते हैं, जो रोशन मुस्तकबिल है उनके लिए साइंस की तालीम के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो भी ऐसे काम कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हो जाए, जैसे नीचे आलू ऊपर टमाटर, इस तरह के अगर कोई लोग काम कर रहे हैं तो उनको प्रमोट करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी इनोवेशन वो लाने का अभी भी बहुत सारा स्कोप है, इतना ज़्यादा गैप है। जो पोटेंशियल अगर हमारे अदारे देखें, तहकीकाती अदारे, उनमें इतनी ज़बरदस्त पोटेंशियल है ज़्यादा पैदावार लेने का, और आम हम जब देखते हैं तो बहुत कम पैदावार है। इसमें गैप है, यील्ड गैप बहुत ज़्यादा, ये भी पूरा हो सकता है। और ख़ुसूसन जो आपने कहा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो ऐसे कमालात दिखा रहे हैं, जो ही आप उनकी हौसला अफजाई करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को बहुत तरक्की हासिल होगी। और डॉक्टर साहब आखिर में आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने जो कुछ हासिल किया, जिस मकाम पर आप हैं, वो आपका सासा है और हम सबका सासा है। जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, वो चाहेंगे कि वो आपके तजर्बात से फ़ायदा उठाएं। आप ये बताइए कि आप उनके लिए क्या पैगाम देंगे? सब पाकिस्तानियों के लिए मेरा एक पैगाम है कि अपना फारिग वक्त ज़ाया मत कीजिए। याद रखें, वक्त बहुत कीमती चीज़ है। वक्त की जिन्होंने कदर की वही आगे बढ़े। जो साथ वक्त के चला वो मर्द है, जो रह गया वो रास्ते की गर्द है। गर्द गर्द है, खा वो आसमान पे चढ़ जाए। इससे बेहतर है इंसान मोती बने, गर्द ना बने। मोती खा कीचड़ में हो, मोती मोती है। गर्द गर्द है, खा आसमान पे चढ़ जाए। यही मेरा पैगाम है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने ये वक्त दिया, और हमारे नाजरीन एक बासलाहियत पाकिस्तानी साइंसदान के तजर्बात से फ़ायदा उठाने में हक़ बजानिब होगी। यकीनन आपके तजर्बात की रोशनी में हम तरक्की की नई राहें तलाश करेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया।